असद उमर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत तब्दीली का क्रेडिट अमेरिका को ना दें बल्कि पीपल्स पार्टी को दें। पीपल्स पार्टी का इसके अंदर एक हिस्सा जरूर उन्होंने डाला। हराम की दौलत जो इस्तेमाल की गई ज़मीरों की मंडी लगाने के लिए, ज़मीर खरीदने के लिए, उसके अंदर मेरे ख्याल में शायद कलीदी किरदार जो है वो इन्हीं का था। तो एक हिस्सा तो उनका ज़रूर बनता है, वरना बिलावल को भी पता है इतनी जितनी भी वो ऊंची आवाज़ कर लें, जितने भी वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लें, उनको पता है कि अपनी औकात से वो बड़ी बात कर रहे हैं, जितनी उनकी औकात नहीं है उससे बड़ा वो दावा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा असद उमर साहब कि बड़ी वाज़े अल्फाज में वो कहते हैं कि आप असम्बली में तशरीफ़ लाएं वरना आपके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होंगे, वरना आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ भी ऐसी होंगी, वरना उनको नहीं रोका जा सकेगा जो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, ये जो है ये कोई नई धमकी तो है नहीं हबीब अकरम साहब। मुझे याद है अभी तक के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तारीख पे जिस दिन वोटिंग थी उस दिन, ये उसे एक आध दिन पहले की बात है, वहां पे असेंबली के अंदर बीट रिपोर्टर्स मिले और उनमें से मुझसे एक ने बड़ी खुशी के साथ पूछा कि जी सुना है आपको मच जेल भेजा जा रहा है। तो मुकदमे तो चल रहे हैं, शायद इन तक खबर नहीं पहुंची। मुकदमे तो इमरान खान के ऊपर हर किस्म का मुकदमा खुला हुआ है, हमारे ऊपर हर किस्म का मुकदमा खुला हुआ है। तो ये जो कोशिश है ये तो बड़ी भरपूर जारी है। ये कोई नए काम तो नहीं शुरू होने वाला। और उनकी धमकियों से डर के हम अपनी सियासत बदल देंगे, जिनकी बात करते हुए खुद की अपनी कांबे टांग जाती हैं, तो ये तो हबीब अकरम साहब नहीं होने वाला। लेकिन असद उमर साहब, आपको नहीं लगता कि आपकी जमात ने सियासत में जितनी तलखी पैदा कर दी थी, आज ये उसका रिएक्शन है? आज आपको बहुत ज़्यादा मतलब सख्त ज़बान सुननी पड़ रही है। ये तो इर्रिकंसाइलेबल जगह पर पहुंचते चले जा रहे हैं हम। देखिए, जुबान जो मर्जी वो इस्तेमाल करें उससे हमें क्या सेहत पे असर पड़ता है। जो मर्जी जुबान इस्तेमाल करें, बात सिर्फ ये है कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। इमरान खान के ऊपर तनखी का इल्ज़ाम ये है कि वो चोर को चोर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। उसके अलावा मुझे बताएं कि इमरान खान जो वजीर आजम थे, जो जमहूरियत आपने उस वक्त में देखी, यही ये काम पे टांगने वाले साहब जो हैं, इन्होंने यहां पर लॉन्ग मार्च लेके आए इस्लामाबाद में, शाराए दस्तूर पे खड़े होकर इन्होंने तकरीर की। ना कंटेनर लगे, ना लाठीचार्ज हुआ, ना टीयर गैस की शेलिंग हुई, ना इनके ऊपर कोई मुकदमात कटे। मौलाना उससे पहले आके बैठ के जा चुके थे। इमरान खान ने सिर्फ कमिश्नर को यह कहा था जरा पूछ लो वहां पे पानी वानी की तो जरूरत तो नहीं है। तो इमरान खान ने तो एक हकीकी तौर पे एक जमहूरी वजीर आजम होकर दिखाया। वो तमाम चीजें जिसके ऊपर हुकूमत इस वक्त जो है वो जबर करती है, ताकत का इस्तेमाल करती है, पर्चे काटती है, जेलों में डालती है, इमरान खान ने तो उसमें से कोई भी काम नहीं किया। हाँ, एक बात उन्होंने की कि पैसा इमरान खान की जात का नहीं है, ये कोई असद उमर का पैसा नहीं है कि हम कहें कि जी मुल्क की बेहतरी के लिए हम माफ करते हैं। भाई कौम का पैसा है, हम कैसे माफ कर दें? वो चोरी के पैसे की माफी इमरान खान ने नहीं दी। उसके अलावा इमरान खान ने कौन सी क्या काम किया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कहें कि जी उन्होंने बड़ी शिद्दत पसंदी ले आए हैं सियासत के अंदर? नहीं, आपकी वजह से आज बिलावल साहब कह रहे हैं उन्हें मुल्कों मुल्कों जाके मिन्नतें करनी पड़ रही। अच्छा भाईजान, इनसे बोले कि आपके मेरे ख्याल में शायद एक तो कभी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया हुआ है, तो खुद को पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो शायद इनको हकीकत में ये ना पता हो कि बिलावल बच्चा जिस वक्त आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए थे ना, रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की थी, उस दिन पाकिस्तान के खजाने में ज़रेब बादरा के 16.4 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े हुए थे। इसलिए इमरान खान को किसी के पास जाके कोई मिन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आपके उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन 9.5 माह का अरसा गुजरा है, 16.4 अरब डॉलर से गिर के जखायर आ गए 6.1 अरब डॉलर पे। 10.3 अरब डॉलर के जखायर उड़ा चुके हैं। हबीब अकरम साहब, मुझे जरा 30 सेकंड दें, बाद में मईशत पे और भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इस वक्त जो है ना एक इंतहाई परेशानी की कैफियत में हूं, क्योंकि आधा घंटा पहले मेरे पर मैसेज आया है कि अस्पतालों में, अब किसी एक अस्पताल का कम से कम मैं ये बता सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि इलेक्टिव सर्जरी जो होती है उसको मौखर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सप्लाईज चाहिए, मेडिकल सप्लाईज चाहिए सर्जरी करने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने वाली सर्जरी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। यहां पे इन्होंने लाके मईशत को खड़ा कर दिया, इसलिए इनको मिन्नतें करनी पड़ रही। असद उमर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने यह इल्जाम भी आयद किया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दिनों में खान साहब ने मईशत पे हमले किए।
देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि मजाक खेज बातें जो है हम सुनते रहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एक तारीख दौर है पाकिस्तान का, तारीख तरीन अदवार जो पाकिस्तान में गुजरे हैं उनमें से एक दौर गुजर रहा है। लेकिन उसके अंदर कम से कम ये कौम को एक मजा का अंसर जो है वो जरूर पीडीएम वाले फराहम करते रहते हैं। देखें, जो पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी थी, मैंने ज़र मुबादला के ज़खायर आपको बता दिए। पहले 9 माह में, जुलाई से मार्च 2021-22, ये जिस साल में निकाला गया रजीम चेंज की साजिश की गई, 9 माह में जितनी पाकिस्तान की बरामदात के अंदर इजाफा हुआ था, वो पीडीएम के जो 10 साल थे, पीपल्स पार्टी के 5 साल, नून लीग के 5 साल, उस 10 साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ से ज्यादा सिर्फ इन 9 माह के अंदर हुआ था। हमारी 5 बड़ी फसलों में से 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड फसल हुई थी। बड़ी सनतों का जो अशारिया है वो 12% के ऊपर उसमें तरक्की हो रही थी, यानी बड़ी सनतें चल रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट पिछले साल 42%, 43% इजाफा हुआ। इस साल पहले 9 में मजीद 32% इजाफा हुआ था। मईशत 5.7% एक साल ग्रो की, 6% अगले साल ग्रो की। मईशत तो तेजी से आगे बढ़ रही थी। मईशत के आशारिये तो सब अच्छे थे। सिर्फ एक चीज थी जिसकी प्राइम मिनिस्टर को भी परेशानी थी, हम सबको उसकी परेशानी थी, कि कोविड के बाद एक दुनिया में महंगाई की लहर आई थी जो पाकिस्तान में भी नजर आती थी। और इमरान खान ने बेतहाशा मेहनत भी की और जिसको ये कहते हैं बारूदी सिरंगे, अपनी आवाम को बचाने की कोशिश भी की। लेकिन बदकिस्मती से उस महंगाई के पैमाने पर अगर आप देखें तो उसके बाद से तकरीबन 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ महंगाई में। जो उस वक्त 16% पे जरूरी अशिया का कीमतों के इजाफे का अशारिया होता था, वो 30% से ऊपर चला गया। तो जिस तरीके से भी देखें, ये तबाही तो सारी इस साजिश के बाद आई है। उससे अच्छा, असद उमर साहब, आप हबीब साहब मुझे माफ कीजिएगा, असद उमर साहब आप बात करें मईशत की, तो इस वक्त IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब को लगता है कोई परवाह ही नहीं है इस चीज की। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, अब होगा क्या करना पड़ेगा कि इस डूबती हुई मईशत को संभाला दिया जा सके? जी देखें, जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी थी कि अस्पतालों के अंदर जब ऑपरेशंस करने जो है अस्पताल वो कम करने शुरू कर दें, क्योंकि सर्जिकल सप्लाईज कम होनी शुरू हो गई हैं, जब दवाइयों के खाम माल की एलसी ना खुल रही हो, जब खाने पीने के सामान की अशिया पोर्ट पे बंदरगाह पे खड़े हुए हों और ना अंदर आ सकें क्योंकि डॉलर नहीं है, जिस वक्त स्टेट बैंक आज डायरेक्टिव फिर इशू किया स्टेट बैंक ने कि एलसी खोलने से पहले क्या क्या प्रायोरिटी देखनी है। यानी ये नहीं हो सकता कि आपके पास अगर कोई आया और वो एलसी खोलना चाहता है, तो यानी माल दरामद करना चाहता है मुल्क के अंदर, तो आप इजाजत दे दें कि माल दरामद करेगा, चाहे वो कानूनी क्यों ना हो। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि मुल्क के अंदर डॉलर्स खत्म होते जा रहे हैं। रुपया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सूरत हाल पैदा की है डार साहब ने, उसकी वजह से एक ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई है डॉलर्स की, और जो बैंक के अंदर का रेट है और जो मार्केट में रेट चल रहा है उसमें 25-25, 30-30 रुपए का फर्क आना शुरू हो गया है। नतीजा ये निकला है कि तरसीलात ज़र पिछले 4 महीने से गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स पिछले 4 महीने से गिर रही हैं। तो ये जो तबाही है, इससे निकलने के लिए तो अल्लाह जाने कितना अरसा लगेगा। लेकिन आपके पास प्लान है? मैं अभी अब प्लान पे भी आ जाता हूं, लेकिन बुनियादी चीज जो है ना हबीब अकरम साहब, वो ये है कि ये कोई माशी कोई ऐसी तब्दीली बाहर नहीं आई थी जिसकी वजह से आपको ये माशी बहरान नजर आ रहा है। एक सियासी बहरान पैदा किया गया, सियासी इंतशार मुल्क के अंदर आया, एक सियासी गैर यकीनी की फजा मुल्क के अंदर फैली, एक जबर और जुल्म की फजा मुल्क के अंदर फैली, खौफ और हिरासा होने की फजा फैली, जिसकी वजह से माशी बहरान आया है। जब तक आप उस बुनियादी वजह जो है जिसकी वजह से ये माशी बहरान आया है उसको खत्म नहीं करेंगे, तो सिर्फ माशी इकदामात से आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। अच्छा, करना क्या है? यहां से हम पहले गुजर चुके हैं। आपको पता है कि 2018 में जब हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बैरूनी खसारा मिला था। साल 1.5 साल लगा हमें मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद कोविड आ गया। उसके बावजूद, जैसे मैं पहले अशारिये सब बता चुका हूं, सब आपने मजबूत होते हुए देखे, क्योंकि पॉलिसीज जो थी वो मजबूत थी और पॉलिसियां बड़ी सादा। उसके 2 अल्फाज में अगर मैं बोलूं कि हर वो चीज जिससे लोगों में जो मुलाजमतें लोगों के पास मुहैया करने के मौके पैदा हो सके, और दूसरा जिससे डॉलर कमाने के मौके आ सके, ये तरजीह थी। और उस तरजीहात की बुनियाद के ऊपर 3 साल के अंदर 55 लाख मुलाजमतें भी पैदा की गई, रोजगार के मौके पैदा किए गए।
तो ये हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पिछली दफा अगर आपको 1-1.5 साल लगा था स्टेबलाइज करने के लिए, तो जितनी अब बुरे हालात कर दिए, तो ये 2 से 3 साल से कम मत समझिएगा कि ये कुछ स्टेबलाइजेशन हो सकती है। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सियासी फ्रंट पे आपकी हिकमत अमली ये है कि असम्बली से इस्तीफे देना, कौमी असम्बली से, और पंजाब हुकूमत को तोड़ना। ये बताइएगा कि इस वक्त जो कौमी असम्बली से आपके इस्तीफों का स्टेटस क्या है और क्यों आप बार बार तारीखें आगे कर रहे हैं? देखिए, हमारा स्टेटस तो ये है कि इस्तीफे दे दिए गए थे, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दिए गए थे, असेंबली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया, मीडिया ने उसको नशर किया। जो उस वक्त के एक्टिंग स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफाई किया कि ये इस्तीफे कबूल हो गए हैं। उसके बाद सियासी बुनियाद के ऊपर वो रोक दिए गए। अब स्पीकर साहब, जो अब के स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मैं जाती तौर पर हर एक के साथ फर्दन नहीं मिलूंगा तो मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। मसला ये है कि अगस्त के महीने में उन्होंने 11 एमएनएस के इस्तीफे कबूल कर लिए। उसमें से किसी से उन्होंने इनफरादी तौर पर मुलाकात नहीं की थी, कोई नया प्रोसेस नहीं किया था। वही जो रेजिग्नेशन उनके पास रखी हुई थी अप्रैल के महीने की, उसी बुनियाद पर उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया उनको, और वहां पर इलेक्शन भी हो गए। जो रिजर्व सीट्स थी, रिजर्व सीट्स में दूसरी खवातीन आ गई, उनकी जगह उन्होंने जगह ले ली, और जो डायरेक्ट इलेक्शन वाले थे वहां पे इलेक्शन हो गए। अब कोई मंतक नहीं, कोई कानून नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हमारे इस्तीफे प्रोसेस नहीं कर रहे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की या आमिर डोगर, इन दोनों जो चीफ विप थे हमारे, इन दोनों में से किसी एक की स्पीकर ऑफिस से बातचीत हुई है, तो कल उन्होंने मुझे बताया था। अब जुमेरात की सुबह हम जा रहे हैं कि स्पीकर के साथ ये तय किया जाए कि क्या तरीकेकार फॉलो होगा, कौन सी तारीख होगी जिस दिन, क्योंकि वो अभी चले गए थे लड़काना, और उसके आने के बाद जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं तारीख को दूंगा, उस तारीख को सब लोग आ जाएं और उसके बाद वो इस्तीफा